जय हिंद टू ऑल माय रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स। ऑन बिहाफ ऑफ गोयला क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि अगर मैं एक न्यूज़ देखता हूं और व्यक्तिगत तौर पे मुझे लगता है काफ़ी इंपॉर्टेंट है और एग्जाम वाइज भी वो बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। आपका जीएस पेपर 2 जो है यूपीएससी का, सिविल सर्विसेज का, उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये, राइट। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि 30 सितंबर द हिंदू में ये दर्शाया गया था। काफी अच्छा कंटेंट है, तो हमने एग्जाम वाइज इसको मोल्ड करना है, राइट। आइए शुरू करते हैं। तो पहले देख लेते हैं न्यूज क्या है। तो ये 30 सितंबर की न्यूज है, लेट्स सी। तो यहां पर देखिए, हम जो पहले देख लेते हैं हम पढ़ने वाले क्या है। सबसे पहले हम न्यूज को देख लेंगे, न्यूज कहना क्या चाह रही है। फिर इससे रिलेटेड पॉक्सो को हम देखेंगे कि पॉक्सो न्यूज में क्यों है, राइट। पॉक्सो में बात की जा रही है एज ऑफ कंसेंट की, एज ऑफ कंसेंट की। तो एज ऑफ कंसेंट क्या होता है ये भी हम देखेंगे, पॉक्सो क्या है ये भी हम देखेंगे। और यहाँ पर जिसे हम लॉ कमीशन कहते हैं, एक आयोग है हमारा जो भी कानूनों में सुधार करने होते हैं, ये आयोग उसमें काफी अपनी टिप्पणी देता है, जिसकी टिप्पणी को काफी महत्व दिया जाता है, राइट। तो ये लॉ कमीशन ने क्या बोला है इस विषय में, और लॉ कमीशन के बारे में भी हम देखेंगे, राइट। तो ये हमारा आज का मुद्दा है। तो आइए पहले एक बार न्यूज को देख लेते हैं, न्यूज कहना क्या चाहती है, राइट। तो यहां पर आप देखेंगे द गवर्नमेंट शुड नॉट टिंकर विद द एज कंसेंट, यानी कि यहां पर हमें दिख रहा है कि जो केंद्र सरकार है वो कुछ जो एज ऑफ कंसेंट होता है, एज ऑफ कंसेंट, उसमें कुछ परिवर्तन करने की कोशिश कर रही है, ठीक है। ये बात कही जा रही है न्यूज में। आगे देखते हैं। करेंटली 18 ईयर्स अंडर द प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस, पॉक्सो, यानी कि पॉक्सो के तहत जो एज ऑफ कंसेंट है, पॉक्सो के तहत जो एज ऑफ कंसेंट है वो कितनी है, 18 ईयर्स। अब आइए इसको पहले समझ लेते हैं ये होता क्या है। देखिए, एज ऑफ कंसेंट का मतलब होता है जैसे कोई बालिका है, जब वो उसके साथ कोई पुरुष सेक्सुअली एक्टिव होता है। सेक्सुअली एक्टिव से मेरा मतलब है, जैसे जब आप आईपीसी की धारा 376 पढ़ते हैं, उसमें परिभाषित किया है कि रेप क्या होता है, यानी कि एनी काइंड ऑफ पेनिट्रेशन। तो वहां पर महिला जो है वो जब अपनी इच्छा जाहिर करती है, यानी कि महिला को जो उसका अनुच्छेद 21 है, याद रखिएगा, आर्टिकल 21, जो एक मौलिक अधिकार है, जहां पर हम बात करते हैं फ्रीडम ऑफ पर्सनल लिबर्टी की, यानी कि जो हमारा निजी हमारे फैसले हैं हम ले सके। तो यहां पर जब महिला एक सेक्सुअल इंटरकोर्स के लिए हामी भरती है अपनी इच्छा से, उसको हम कंसेंट कहते हैं, ठीक है। तो कंसेंट, मुझे उम्मीद है आप समझ पाए होंगे। अब कंसेंट जो है उसको जब मैं एज यानी कि उम्र से जोड़ देता हूं तो उसे हम कहते हैं एज ऑफ कंसेंट। अर्थात भारत में पॉक्सो अधिनियम के तहत जो एज ऑफ कंसेंट है वो 18 वर्ष है, यानी कि 18 वर्ष की महिला या बालिका जो है वो अगर सेक्सुअल इंटरकोर्स के लिए हामी भरती है तो हम उसे कंसेंट मानेंगे, यानी कि वो हाँ कर सकती है। परंतु 16 साल की लड़की अगर पेनिट्रेशन के लिए कंसेंट देती है, मतलब अपनी हामी देती है, तब भी वह व्यक्ति जो उस बालिका जो 16 साल की है, अर्थात 18 साल से कम है, उसके साथ इंटरकोर्स करता है, चाहे उस बालिका ने अपना कंसेंट यानी कि हाँ बोला है, तब भी वो अपराध कहलाएगा। तो मुझे उम्मीद है इससे आप समझ पाएंगे एज ऑफ कंसेंट क्या है। तो एज ऑफ कंसेंट हमारे अभी इस भारत में क्या है, 18 वर्ष, पॉक्सो अधिनियम के तहत। ये बात आपने याद रखनी है। अब देखिए, दूसरा प्रश्न आपका आता है कि पॉक्सो में, असल में जो पॉक्सो बनाया गया है और जो एक आईपीसी की धारा 376 है जो कि एक रेप की बात करता है, उसमें क्या फर्क है। दोनों ही स्थिति में हमें दिख रहा है सेक्सुअली इंटरकोर्स हो रहा है महिला के साथ। तो देखिए, रेप जो है वो बेसिकली जो हमारे एडोलसेंट मतलब जो 18 वर्ष से कम होते हैं उनके लिए कवर नहीं करता है, क्योंकि उसके जो प्रावधान है वो काफी, उसकी जो क्रियाएं हैं वो काफी बच्चों के लिए ठीक नहीं है, ठीक है। परंतु यहाँ पर जो 18 साल से कम वाले लोग होते हैं, अगर उनके साथ ऐसी कोई वारदात हो जाती है, चाहे उनका कंसेंट है चाहे नहीं है, तो उसमें उस मैटर में जो डील करता है वो करता है पॉक्सो अधिनियम, राइट। मतलब उसमें जो प्रक्रियाएं होती हैं वो इतनी खतरनाक नहीं होती हैं जितनी आपके एक आईपीसी की धारा 376 में बता रखा है, ठीक है।
हालांकि पॉक्सो में भी अब हाल ही में हमें दिखता है कि संशोधन द्वारा इसमें भी अब कैपिटल पनिशमेंट डाल दी गई है, वो हम आगे देखने वाले हैं, डोंट वरी, राइट। तो मुझे उम्मीद है आप समझ पाए होंगे। और एक आखिरी बात मैं आगे बढ़ने से पहले आपको समझाना चाहता हूं कि यहाँ पर जो पॉक्सो के तहत कंसेंट वाली बात, जैसे मैं महिला को लेकर चल रहा था या बालिका को लेकर चल रहा था, परंतु पॉक्सो के तहत यहाँ पर जो बालक है यानी कि जो मेल है, जो लड़का है 18 साल से कम, अगर उसके साथ भी किसी भी तरह का पेनिट्रेशन होता है तो वो भी कहीं ना कहीं करने वाला जो है वो एक पॉक्सो अधिनियम के तहत अपराधी माना जाएगा। तो कंसेंट, पॉक्सो में जो कंसेंट है 18 साल की, वो लड़की के लिए भी है, लड़के के लिए भी है, राइट। तो ये बात आपको बेस क्लियर होना चाहिए फॉर योर मीन्स राइटिंग, राइट। आगे देखते हैं। अब यहां पर देखिए हो क्या रहा है कि जो एज ऑफ कंसेंट है, इसको जो केंद्र सरकार है वो 16 वर्ष करने की कोशिश में है। वो सोच रही है कि इसको 16 वर्ष कर दिया जाए, क्योंकि अगर मैं पश्चिमी देशों को देखूं तो वहां पर हमें एज ऑफ कंसेंट 13 साल भी दिखता है, 14 साल भी दिखता है। तो इसीलिए कहीं ना कहीं ये जो एज ऑफ कंसेंट है, सरकार इसको 16 वर्ष तक करने की सोच रही है, 18 से कितना, 16। अब देखिए यहां पर इसी बात पे मैं आपको पहले ये बताना चाहता हूं, आपने सुना ही होगा ओशो के बारे में। ओशो की किताब है संभोग से समाधि की ओर, ये किताब जरूर पढ़िएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है और ये स्कूल में भी लागू होनी चाहिए, क्योंकि इसमें जो बताया गया है इसमें बहुत स्पष्ट बता रखा है कि जब हम जितना छुपाते हैं उसके लिए जागरूकता उतनी ज्यादा होती है। क्योंकि हमारे समाज में, भारत की जो संस्कृति है, वो सेक्सुअल टॉक को ओपन नहीं करने देती है, जिस वजह से हमें दिखता है इस तरह के जो आपराधिक घटनाएं हैं, खासकर जो 18 साल से कम के बालक बालिकाएं हैं, उनके साथ हमें ज्यादा दिखती है। हाल ही में आपको उज्जैन वाला जो केस हुआ है, 12 साल की बालिका के साथ हुआ है, तो ये इसीलिए हो रहा है क्योंकि कुछ चीज छुपी है, दबी हुई है, और इसीलिए उजागर ज्यादा हो रही है। और ये भी मैं आपको बताना चाहता हूँ, जैसे बहुत से कम लोग जानते हैं, जैसे खजुराहो का जो मंदिर है, खजुराहो के जो टेम्पल है, जब भी आप वहां जाते हैं तो वहां पर आपको दिखेगा जो उनकी दीवारें हैं उसमें आपको जो मुद्राएं हैं वो मे बी बहुत लोगों को आपत्तिजनक लगे, क्योंकि वो सेक्सुअल पिक्चर को दर्शाता है, संभोग को दर्शाता है। अब आप कहेंगे कि मंदिरों में ऐसी बातें कहाँ अच्छी लगती हैं, परंतु वो इसलिए दर्शाए गए हैं कि लोग उसे देखें और देख देख के तृप्त हो जाए, मतलब एक लिमिट से ऊपर हो जाए। जब वो लिमिट से ऊपर होते हैं उनके मन में ये चीज है ही नहीं, राइट। इंसान की प्रवृत्ति होती है, जो उसके पास नहीं होता है, जब उसे वो मिल जाता है तो एक समय के बाद इंसान उस चीज को उतना मायने नहीं, मतलब उतना महत्व नहीं देता है। तो उसके पश्चात आप मंदिर के अंदर आइए, फिर आप क्या हैं, इस काम की भावना से दूर हो जाते हैं, और उसके पश्चात आप जब मंदिर में प्रवेश करते हैं तो आप एक तरह से पवित्र मन से पूजा अर्चना कर सकते हैं। तो ये खजुराहो का सिद्धांत था, ठीक है। तो देखिए अब ये जो यही प्रवृत्ति सरकार की भी दिखती है, मुझे लग रहा है कि सरकार, क्योंकि ज्यादातर एज ऑफ कंसेंट को जब कम कर दिया जाएगा तो लोग हो सकता है सेक्सुअली एक्टिव हो जाएं, और जब आदमी सेक्सुअली ज्यादा एक्टिव होता है तो इस तरह की वारदात कम होती है, राइट। परंतु यहां पर हम देखेंगे जो लॉ कमीशन है वर्तमान का 122वां, उसने इस एज ऑफ कंसेंट को छेड़ने के लिए बिल्कुल मना किया है कि जो 18 वर्ष है उसे 18 वर्ष ही रहने दिया जाए। ये लॉ कमीशन की तरफ से सुझाव आया है, राइट। तो ये कुछ न्यूज थी जो मैंने आपको समझाने का प्रयास किया है। मुझे उम्मीद है ये न्यूज बैकग्राउंड आपको समझ में आया होगा। अब हम देखते हैं कुछ हमारा फैक्ट्स, राइट। तो शुरुआत करते हैं हम। पॉक्सो एक्ट जो है वो कब अस्तित्व में आया? 14 नवंबर 2012, इसीलिए हम पॉक्सो अधिनियम 2012 कहते हैं, राइट। Which was enacted in consequence of India's ratification of the UN Convention on the Right of the Child। यानी कि आप जानते ही हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जो हमारा संयुक्त राष्ट्र है, वहां पर कुछ प्रथाएं होती हैं, यानी कि विश्व में चले वो, है ना, जो भी विश्व लेवल पे यानी कि वर्ल्ड वाइड कुछ नियम होने चाहिए। तो उस आधार पे जो यूएन कन्वेंशन हुआ था 1992 का, उसमें जो बच्चे हैं, जो चाइल्ड है, उनके अधिकारों की बात की गई थी। उनके अगेंस्ट कोई भी अपराध ना हो, अगर अपराध होता है तो उसके लिए अलग ट्रायल किया जाए, ठीक है, अलग न्यायपालिका की व्यवस्था हो। तो ये 1992 यूएन कन्वेंशन में ये प्रावधान थे। तो उसी को भारत ने रेक्टिफाई किया है। रेक्टिफिकेशन का मतलब होता है भारत ने इसको औपचारिक तौर पे अपनाया, और उसके पश्चात हमें पॉक्सो अधिनियम 2012 दिखता है। ये बात आपने याद रखनी है। आगे देखते हैं। द एम इज टू स्पेशल लॉज इज टू एड्रेस द ऑफेंसेस ऑफ सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन एंड सेक्सुअल एब्यूज ऑफ चिल्ड्रन। यानी कि
ये जो पॉक्सो अधिनियम 2012 बनाया गया है, ये ज्यादातर बच्चों के लिए बनाया गया है। बच्चे मतलब जो 18 साल से, एडोलसेंट भी इसमें आते हैं, जो 16 से 18 साल के होते हैं, उसको हम एडोलसेंट कहते हैं, वो लोग भी इसमें आते हैं। अगर उनके साथ कोई ऐसी हरकतें होती हैं, यानी कि उनके साथ कोई इंटरकोर्स होता है या उनको एब्यूज किया जाता है सेक्सुअली, तो कहीं ना कहीं उनको न्याय मिल सके, राइट। आगे देखते हैं। एक्ट डिफाइंस अ चाइल्ड एज एनी पर्सन बिलो द एज ऑफ 18 ईयर्स और एक्ट प्रोवाइड पनिशमेंट एज द ग्रेविटी ऑफ द ऑफेंस। यानी कि यहाँ पर जो विक्टिम बताया जाता है इस पॉक्सो अधिनियम 2012 के तहत, वो होता है आपका 18 वर्ष से कम। अगर ऐसे किसी बालक या बालिका के साथ कुछ सेक्सुअली अपराध होता है, तो ये जो अधिनियम है पॉक्सो, ये उस विषय में फिर डील करेगा, ठीक है। आगे इसमें ये भी देखना है कि इसमें जैसा ग्रेविटी ऑफ द क्राइम होगी, ग्रेविटी ऑफ द क्राइम मतलब जो अपराध हुआ है वो कितना संकीर्ण हुआ है, उस बात का ध्यान दिया जाएगा। जितनी ज्यादा ग्रेविटी होगी, जितना वो हीनियस होगा, उतना ज्यादा इसमें दंड का प्रावधान है, राइट। द एक्ट वॉज फर्दर रिव्यूड एंड अमेंडेड इन 2019। यानी कि ये जो 2012 में जो पॉक्सो अधिनियम बना है, इसमें एक संशोधन हुआ था 2019 में, यानी कि 7 वर्ष बाद इसमें संशोधन होता है। उसके द्वारा इसमें अपराध किए जाते हैं, उसकी सजा का जो प्रावधान है उसको और ज्यादा कठोर कर दिया गया, और ज्यादा कठोर कर दिया गया अपराध को। और अब इसके तहत आप जो भी अपराध करेगा पॉक्सो अधिनियम के तहत भी उसको प्राण दंड दिया जा सकेगा, राइट। तो ये बात आपने याद रखनी। आगे देखते हैं। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज ऑल्सो नोटिफाइड पॉक्सो रूल 2020। अब देखिए, अभी हाल ही में जैसे 2019 का जो संशोधन हुआ, उसके बाद हमें दिखता है 2020 में पॉक्सो अधिनियम में कुछ नए नियम डाले गए, कुछ रूल्स थे, उनको सरकार ने नोटिफाई किया। नोटिफाई किया का मतलब है कि सरकार ने अपने ऑफिशियल गैजेट में रिटन फॉर्मेट में उसको बताया, ठीक है, उसे औपचारिक कर दिया है इन नियमों को। कुछ नियम हम देख लेते हैं, जैसे जेंडर न्यूट्रल नेचर। यानी कि यहाँ पर क्या है, आप देख रहे होंगे पिक्चर में, ये पुरुष है, ये महिला है, और दोनों एक से लग रहे हैं। यानी कि ये जो विक्टिम होगा, जो जिसके साथ कुछ गलत हुआ है, उसमें ऐसा नहीं है केवल बालिका ही है वो ही शिकायत लिखा सकती है, बालक जो है वो भी शिकायत लिखा सकते हैं, ठीक है। यानी कि अगर अपराध किसी छोटे लड़के के साथ हुआ है या लड़की के साथ हुआ है, तो ये नहीं देखा जाएगा कि अगर लड़के के साथ हुआ तो उससे क्या फर्क पड़ेगा, ठीक है, तो ऐसा नहीं देखा जाएगा। यानी कि जो प्रावधान लड़की के लिए हैं वही प्रावधान लड़के के लिए भी होंगे, ठीक है, पॉक्सो अधिनियम के तहत। ये बात आपने याद रखनी। आगे देखते हैं। दूसरा है ईज इन रिपोर्टिंग केसेस। यानी कि यहां पर क्या है, जैसे इसमें नियम बता रखा है कि जो रिपोर्ट की जाएगी, जैसे किसी के साथ गलत होता है, तो अगर वो FIR कराना चाहते हैं, शिकायत दर्ज कराना चाहते हैं, तो उसमें क्या होना चाहिए, जो एक प्रक्रिया होती है उसमें कहीं ना कहीं वो प्रक्रिया साधारण होनी चाहिए, एज सिंपल एज मच होनी चाहिए, ठीक है, राइट। आगे देखते हैं एक्सप्लिसिट डेफिनेशन ऑफ टर्म्स। अब यहां पर आप देखेंगे, द स्टोरेज ऑफ चाइल्ड पोर्नोग्राफी मटेरियल हैज बीन मेड अ न्यू ऑफेंस। यानी कि किसी भी तरह का जो चाइल्ड पोर्नोग्राफी होती है, उसका जो मटेरियल होता है, जैसे आजकल देखा जाता है कि बच्चों की पोर्नोग्राफी की जाती है, तो वो भी कहीं ना कहीं जो नए नियम है उसके तहत वो एक क्राइम माना जाएगा, राइट। फर्दर द ऑफेंस ऑफ सेक्सुअल असॉल्ट हैज बीन डिफाइंड इन एक्सप्लिसिट टर्म विद इंक्रीज मिनिमम पनिशमेंट। Unlike an abstract definition, it's outrageous modesty of women in the IPC। जैसे IPC जो मैंने बताया था आपको, जैसे 376 की बात कर लें, तो उसमें एक स्पष्ट तरीके से कुछ बातें बताई जाती हैं। वैसे ही पॉक्सो के जो नियम 2020 है, उसमें खासकर महिलाओं के लिए, जैसे मैंने कहा था, न्यूट्रलिटी रहेगी, चाहे आदमी है या पुरुष है, परंतु महिलाओं को अलग से भी दर्शाया गया है कि कुछ भी महिलाओं की, महिला मतलब मेरा बालिका है, बालिका 18 साल से कम, उसकी मोडेस्टी पे किसी भी तरह की आंच आएगी तो उसके लिए क्या प्रावधान होंगे, ये भी नियम में बताया गया है, राइट। आगे देखते हैं। अब इसमें देखते हैं चुनौतियां क्या क्या है इस पॉक्सो अधिनियम में। जो नियम है, जो नए नियम लाए गए, जैसे कि पॉक्सो अधिनियम 2012 में आया, 2019 में इसमें संशोधन हुआ, जिसके तहत प्राणदंड इसमें डाला गया है। अब इसके द्वारा भी डेथ पनिशमेंट दी जा सकती है। फिर 2020 में नए नियम लाए गए सरकार द्वारा। अब देखते हैं फिर भी क्या चुनौतियां हैं, राइट। तो चुनौतियां हैं लो रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन इन दी पुलिस फोर्स। जैसे कि आज
1 अक्टूबर है, आप हमारा जो चैनल है यूट्यूब का, वहां पर आप देखिएगा एक वुमेन रिजर्वेशन विद रिस्पेक्ट टू पुलिस, एक पूरा का पूरा वीडियो डाला गया है जिसमें ये बताया गया है आपको किस तरह से आज जो पुलिस में जो महिलाओं का भाग है वो कितना कम है। तो प्रॉब्लम क्या है, ये कहीं ना कहीं आपका जो पॉक्सो अधिनियम है इसको भी प्रभावित करता है। कैसे? क्योंकि पॉक्सो अधिनियम में काफी ऐसे प्रावधान हैं जो महिलाओं के लिए, तात्पर्य मेरा है जो बालिकाएं हैं, बालिकाओं के लिए अलग से प्रावधान बता रखे हैं। कैसे कि अगर किसी बालिका के साथ गलत होता है तो बालिका अपने परिवार के साथ क्या कर सकती है, महिला पुलिस थाने में जा सकती है, यानी कि एक ऐसा थाना हो जिसमें केवल महिलाएं हों, या थाने का एक ऐसा कोना हो जहां पर सिर्फ महिला बैठी हो, एक महिला की बेंच डेडिकेटेड हो, इस तरह से। तो यहां पर हमें दिखता है कि महिलाओं का भाग पुलिस में कम है, अनुपात कम है, रेशियो कम है। तो इस कारण क्या होता है, ये जो प्रावधान पॉक्सो में दिए हैं जहां पर महिला पुलिसकर्मी की बहुत जरूरत है, वहां पर हमें वो महिला कर्मी हमें नहीं दिखती है कमी की वजह से, राइट। तो यहाँ पर ये बताया गया है एक सबसे बड़ा चैलेंज इसमें यह है कि यहाँ पर क्या दिख रहा है, जो पुलिस फोर्स में मोटा मोटा अगर देखा जाए तो जो महिलाएं हैं कुल वो 10 से 11% के आसपास है, ठीक है। ये एक सबसे बड़ी चुनौती है। नेक्स्ट हम देखते हैं लैप्सेस इन द इन्वेस्टिगेशन। अब देखिए यहाँ पर क्या है कि इन्वेस्टिगेशन जो होता है, देखिए ये पॉक्सो अधिनियम क्यों बताया है। जैसे इमेजिन करिए एक महिला है, मानते हैं वो 25 साल की, 26 साल की है, उसके साथ कुछ रेप जैसी घटना होती है, और वहीं पर एक बालिका है जो 14 साल की है, उसके साथ भी कुछ इस तरह की घटना घटती है। तो दोनों का देखिए वातावरण अलग है। एक बहुत छोटी बच्ची है, उसको स्कूल जाना है, उसका आगे पूरा भविष्य है, ठीक है। हालांकि इसका भी भविष्य है जो 25-26 साल की महिला है, परंतु अगर मैं तुलना करूं तो मुझे लगता है, या मुझे क्या समाज को लगता है कि वो जो छोटी बच्ची है उसका जो न्याय है वो जल्दी होना चाहिए, जल्दी दोनों का होना चाहिए, पर अगर तुलना की जाए उस आधार पर मैं कह रहा हूँ, तो इसीलिए पॉक्सो अधिनियम आया है। तो यानी कि पॉक्सो अधिनियम में ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण प्रावधान है कि ट्रायल जो होना चाहिए वो स्पीड में होना चाहिए, जिसे हम स्पीडी ट्रायल कहते हैं, राइट। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि हमें क्या दिखता है कि ये होने के बाद भी जो इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस है उसमें लैप्स हो जाता है, मतलब इन्वेस्टिगेशन वो हो ही नहीं पा रही है जो होनी चाहिए। एक कारण वो भी हो सकता है जो पहले हमने डिस्कस किया है, जो महिला की कमी होना, यानी कि अगर पॉक्सो अधिनियम में लिखा है कि ये इन्वेस्टिगेशन केवल महिला करेगी, और मानते हैं जिस क्षेत्र में ये घटना हुई है उस क्षेत्र का जो थाना है वहां पर महिला कर्मचारी नहीं है, तो कहीं ना कहीं पहले महिला कर्मचारी को लाना पड़ेगा, तो उसमें समय लगता है। तो इस समय के कारण हो सकता है जो समय सीमा है जो प्रावधान में बताई गई है वो इससे कहीं ना कहीं प्रभावित होती है, इस कमी की वजह से, इस महिला पुलिसकर्मी की कमी की वजह से। आगे देखते हैं केस है, देखिए एक सेकेंड, शफी मोहम्मद वर्सेस द स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश 2018 का केस है। यहां पर जो माननीय उच्चतम न्यायालय क्या कहते हैं, सुप्रीम कोर्ट हेल्ड इन अ केस ऑफ हीनियस क्राइम, यानी कि हीनियस क्राइम मतलब जैसे कि रेप जो होता है हीनियस क्राइम होता है, ठीक है। It is the duty of the investigation officer to photograph and videograph the scene of crime and to preserve the same evidence। यानी कि जैसे एक एविडेंस एक्ट होता है, उसके तहत क्या होता है, एविडेंसेस लेने होते हैं। तो यहाँ पर क्या है कि अगर किसी बालिका के साथ गलत हो रहा है तो उसकी वो क्या बोल रही है उसकी ऑडियो रिकॉर्ड किया जाए, उसका वीडियो रिकॉर्ड किया जाए और उसको एविडेंस की तरह रखा जाए, प्रिजर्व किया जाए। परंतु हमें दिखता है कि इस तरह की भी बहुत बार ये घटना हुई है, मतलब ऐसे केसेस आए हैं जिसमें ये एविडेंसेस हमें दिखते ही नहीं है, या तो पुलिसकर्मी जो हैं वो किसी तरह का बहाना बनाते हैं कि कुछ इस कारण से हमारे पास अवेलेबिलिटी नहीं थी, हम नहीं कर पाए, या हमने प्रिजर्व किया था, पता नहीं वो जो रूम है, जो प्रिजर्विंग रूम है जहाँ एविडेंसेस रखे जाते हैं, वहां से किसी ने उसको निकाल दिया, छेड़छाड़ कर दी। तो इस तरह का भी हमें चुनौतियां यहाँ पर दिखती है, राइट। डिले इन फाइलिंग ऑफ चार्जेस, यहां पर बताया गया है कि देखिए एज पर द पॉक्सो एक्ट द इन्वेस्टिगेशन केस अंडर द एक्ट इज टू बी कंप्लीटेड विद इन अ पीरियड ऑफ 1 मंथ। यानी कि जो इन्वेस्टिगेशन की जाती है, जैसे एफआईआर होती है, एफआईआर के बाद इन्वेस्टिगेशन होता है, तब उसके पश्चात चार्जशीट बनाई जाती है। तो एफआईआर के बाद जो इन्वेस्टिगेशन है पॉक्सो में साफ बताया गया है, ये इन्वेस्टिगेशन 1 महीने के अंदर खत्म हो जानी चाहिए, मतलब इतनी फास्ट इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। परंतु हमें दिखता है कि ये इन्वेस्टिगेशन में भी समय लग जा रहा है। अब कारण कुछ भी हो सकते हैं, देखिए जो मैंने पहले बताया, पुलिस
जो महिला पुलिसकर्मी है उसकी कमी का भी आधार हो सकता है, मतलब कुछ भी आधार हो सकता है। तो ये भी हमें चुनौती दिखती है, राइट, कि एविडेंसेस थे, एविडेंसेस अब मिल नहीं रहे हैं, पता नहीं कहाँ चले गए, इस तरह से। अब देखिए ये जितना भी हमने देखा, चुनौतियां भी हमने देखी, अब हम देखेंगे कि लॉ कमीशन, क्योंकि वहां पर बताया गया है 22वां जो लॉ कमीशन है, जिसके जो चेयरमैन है, जो हेड है ऋतुराज अवस्थी जी, उन्होंने साफ कहा है कि किसी भी तरह का जो एज ऑफ कंसेंट है उसके साथ छेड़खानी ना की जाए, राइट, ये बात आपने याद रखनी है। तो यहां पर हम देख लेते हैं, अब लॉ कमीशन के बारे में देख लेते हैं, राइट। तो यहां पर आप देखेंगे कि एक सेकेंड, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। ये देखिए, अब लॉ कमीशन में हम देखेंगे कि अभी जो लॉ कमीशन है वो 22वां लॉ कमीशन है, और यहां पर हम देखेंगे जो रिटायर्ड हाईकोर्ट चीफ जस्टिस हैं ऋतुराज अवस्थी, वो इसके अभी मुखिया हैं, ऋतुराज अवस्थी चेयरपर्सन बने हैं, ठीक है। और ये 22वां जो लॉ कमीशन है हमारा 2020 में गठित किया गया है, राइट। और आइए देखते हैं अब आगे कुछ लॉ कमीशन के बारे में देख लेते हैं। लॉ कमीशन एक नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी है। नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी का मतलब क्या होता है कि ये एक एग्जीक्यूटिव द्वारा बनाई गई है, मतलब इसके पीछे कोई भी अधिनियम नहीं है, ठीक है। उदाहरण जैसे नीति आयोग भी क्या है, एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से बनाया गया है, यानी कि जब कैबिनेट कुछ काम करना चाहती है तो वो एक अपने ऑर्डर के द्वारा एक संस्थान स्थापित कर देती है जो कार्य करता है। परंतु इस संस्थान की जो कमी ये होती है कि इसको कभी भी कोई नई सरकार आएगी तो उसको बिना किसी संसद की सहायता के उसको हटाया जा सकता है। जैसे आपने देखा था नीति आयोग ने किसको हटाया, जो हमारा प्लानिंग कमीशन था उसको हटाया, ठीक है। तो यहां पर याद रखेगा कि ये जो लॉ कमीशन है हमारा वो एक नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी है, ठीक है। नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी मतलब ये एक एग्जीक्यूटिव बॉडी है। और ये क्यों बनाया है, ये सबसे पहले तो देखिएगा ये बनाया किसने, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने। अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हम क्यों कहते हैं, क्योंकि हम यही शक्ति है, आपके राज्य की जो सरकारें होती हैं वो भी एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से संस्थान बना सकती है। तो इसीलिए हम कह देते हैं जब भी आप नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी के बारे में बताते हैं तो आगे जरूर बताइए कि ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बना रखी है, क्योंकि उससे स्पेसिफिक हो जाता है, ठीक है। तो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बना रखी है। आगे देखते हैं, द फर्स्ट लॉ कमीशन जो बनाई गई थी आजाद भारत की, वो 1955 में बनाई गई थी। 3 साल का इसका कार्यकाल था, वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि प्री इंडिपेंडेंस भी ये बना था। जो चार्टर अधिनियम 1833 है, जिसे आप जानते हैं, चार्टर एक्ट ऑफ 1833, जिसके द्वारा गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बनाया गया था। और पहले कौन बने थे, विलियम बेंटिक। तो ये बात याद रखिएगा चार्टर अधिनियम 1833 के बारे में। तो इसी में 1833 में एक प्रावधान था कि एक लॉ कमीशन बनाया जाएगा, इसीलिए एक वर्ष बाद 1834 में लॉ कमीशन बनाया जाता है, जिसके जो अध्यक्ष होते हैं, जो चीफ होते हैं, हेड होते हैं, वो होते हैं लॉर्ड थॉमस मैकॉले, जिसको हम आमतौर पर लॉर्ड मैकॉले नाम से जानते हैं, जिन्होंने आईपीसी 1860 की ड्राफ्टिंग करी थी, राइट। तो ये बात आपने याद रखनी। आप देखते हैं ये जो लॉ कमीशन है इसका उद्देश्य क्या है। ये एक एडवाइजरी बॉडी है, किसके लिए, टू द मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस, जो हमारा मंत्रालय है लॉ एंड जस्टिस वाला, उसके लिए ये एक सुझाव का काम करता है, ठीक है। द लॉ कमीशन अंडरटेक्स रिसर्च इन द लॉ एंड रिव्यू द एग्जिस्टिंग लॉ, यानी कि लॉ कमीशन क्या करता है, रिसर्च करता है। क्योंकि देखिए आप अगर आर्टिकल 13 पढ़ते हैं, अनुच्छेद 13, तो वहां पर आप देखेंगे एक लिखा है लॉ और एक दूसरा लिखा है लॉ इनफोर्स। लॉ मतलब विधि और लॉ इनफोर्स मतलब प्रवर्त विधि। लॉ इनफोर्स मतलब होता है ऐसा लॉ जो हमारे अंग्रेजों ने बनाया है, मतलब संविधान बनने से पहले के जो कानून है उनको संविधान बनने के बाद भी जारी रखा, उनको हम लॉ इनफोर्स कहते हैं। अर्थात एक उदाहरण देखते हैं, जैसे आरबीआई अधिनियम 1934, आरबीआई एक्ट ऑफ 1934, तो आप देखिए 34 का है ये, तो भारत तो आजाद नहीं हुआ था। तो इसी तरह से कुछ बहुत लॉज हमारे पहले के भी हैं हमारे पास, तो उन लॉ को ये स्टडी करता है और उनके साथ आज के भी जो बने लॉ हैं उनको भी स्टडी करता है। और जहां भी इनको लगता है कि इन लॉ पे सुधार होना चाहिए या जो लॉ एनफोर्स द्वारा लॉ लाए गए हैं उनको बंद हो जाना चाहिए, तो ये सारी रिपोर्ट कौन देता है, यही लॉ कमीशन रिसर्च करता है, फिर रिपोर्ट देता है किसको, एक सुझाव देता है किसको, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस वाले को, ठीक है। ये जो मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस है उसको देता है, राइट। आगे देखते हैं, कंपोजिशन देख लेते हैं इस लॉ कमीशन का। इसमें एक फुल टाइम चेयरपर्सन होता है, राइट, और इसमें फुल टाइम मेंबर्स भी होते हैं जो 4 होते हैं, ठीक है। यानी कि टोटल कितने हो गए, एक चेयरमैन हो गए और 4 इसके फुल टाइम मेंबर्स हो गए, 4 ये हो गए। और इंक्लूडिंग इसमें मेंबर सेक्रेटरी, मतलब मेंबर सेक्रेटरी इन्हीं 5 में से
एक होगा, एक मेंबर सेक्रेटरी भी होगा, ठीक है। फिर लॉ एंड लेजिस्लेटिव सेक्रेटरी इन लॉ मिनिस्टर विल बी द एक्स ऑफिशियो मेंबर्स ऑफ द कमीशन, यानी कि जो आपका विभाग है, जो लॉ मंत्रालय है, आपको पता ही होगा मंत्रालय से हमारा जो सेक्रेटरीट है वो जुड़ा हुआ होता है, यानी कि हर मंत्रालय में एक या एक से ज्यादा सचिव होते हैं। तो जो लॉ मिनिस्ट्री के जितने भी सचिव हैं, ठीक है, जो सेक्रेटरीट होता है, जो ये सचिव होते हैं, ये अपने आप इस कमीशन के क्या बन जाएंगे, एक्स ऑफिशियो मेंबर्स, ठीक है। आगे देखेंगे, इट विल ऑल्सो हैव नॉट मोर देन 5 पार्ट टाइम मेंबर्स, यानी कि इसमें पार्ट टाइम मेंबर्स भी रखे जाएंगे जो 5 से ज्यादा नहीं होंगे, ये बात आपने याद रखनी है। और जो रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट के जज होते हैं या चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट होते हैं, जो रिटायर हो चुके होते हैं, वो कहीं ना कहीं इस आयोग को क्या करते हैं, हेड करते हैं, ठीक है। इस आयोग को हेड कौन करता है, या तो वो सुप्रीम कोर्ट के जज होने चाहिए या हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश होने चाहिए जो रिटायर हो चुके हैं, ठीक है, वो इसको हेड करते हैं। आगे देखते हैं। अब अभी तक ये लॉ कमीशन ने बहुत इंपॉर्टेंट सुझाव दिए हैं, वो क्या दिए हैं, अगर हम देखें इनकी 262 रिपोर्ट देखें तो उसके तहत इन्होंने कहा था कि जो डेथ पेनल्टी है उसको हटा दिया जाए, ऐसे क्राइम्स से, मतलब इन्होंने कहा था कि डेथ पेनल्टी को हटा दिया जाए। डेथ पेनल्टी भारत में नहीं होनी चाहिए, परंतु उसमें भी अपवाद है। कहां पर होनी चाहिए, जहां पर टेररिज्म रिलेटेड ऑफेंसेस होते हैं, जहां पर होता है ना टेररिज्म, जैसे कसाब वाला मुद्दा है, कसाब आया था ना, पाकिस्तान से आया था, उसने ओपनली फायर करा, तो ऐसे केसेस में आप डेथ पेनल्टी लगा सकते हैं। वेगिंग वॉर अगेंस्ट द स्टेट, यानी कि पूरे राज्य यानी कि पूरे देश पे खतरा है, कोई देश की संप्रभुता पे हानि पहुंचा रहा है, तो ऐसे व्यक्ति को भी आप क्या कर सकते हैं, डेथ पेनल्टी दे सकते हैं। अन्य किसी भी केस में आप डेथ पेनल्टी ना दें। ये रिपोर्ट कौन सी थी इनकी, 262। वैसे ही इन्होंने 1999 में एक रिफॉर्म दिया था कि इन्होंने कहा था कि जो चुनाव होते हैं लोकसभा और राज्य की जो विधानसभा है उनमें एक साथ होने चाहिए, साइमल्टेनियसली होने चाहिए, अलग अलग नहीं होने चाहिए, ठीक है। जिससे कि क्या होगा, जो गवर्नेंस है, जो सुशासन है, वो अच्छी तरह हो पाए, राइट। एक होता है सरकार, एक होता है, इसको ऐसे समझिए, एक होता है शासन, एक होता है सुशासन। शासन करने का मतलब होता है सरकार बनाना, केवल उद्देश्य क्या है, सरकार बनाना। अब इस सरकार बनाने के चक्कर में लोग गवर्नेंस नहीं करते थे, सुशासन नहीं कर रहे थे। इसीलिए अगर आपको याद हो, एक एंटी डिफेक्शन लॉ आया था संवैधानिक तौर पे, जिसमें अनुसूची 10 जोड़ी गई थी। मेन मुद्दा यही था कि भैया कि जो लोग जो है, जो पार्टीज हैं, राजनीतिक दल, उनका ज्यादा महत्व वो लोग सरकार बनाने में दे रहे थे, सुशासन करने में कम ध्यान था, गवर्नेंस में कम ध्यान था। इसीलिए 52वें संशोधन से हमें एंटी डिफेक्शन लॉ मिलता है संवैधानिक तौर पे, जिसमें आपने देखा ही है किस तरह से ज्यादा ध्यान आप क्या करती हैं, राजनीतिक दल शासन करने से ज्यादा ध्यान सुशासन में रहता है, गवर्नेंस में, राइट। तो ये बात आपने याद रखनी है। आगे देखते हैं इनकी रिकमेंडेशन था। क्रिमिनल प्रोसीजर आइडेंटिफिकेशन एक्ट ऑफ 2022, ये लाया गया इन्हीं की वजह से, इस लॉ कमीशन की वजह से। और इस एक्ट ने किस एक्ट को बदला, आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रिजनर एक्ट 1920 को बदला, किसने, इसी एक्ट ने। 21st लॉ कमीशन, यानी कि अभी ये 22वां लॉ कमीशन है। 21st लॉ कमीशन जो था, जो पिछला था इसका, उसने रिकमेंड किया था 2018 में कि जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है उसको अभी लाने की जरूरत नहीं है, अभी उसकी इतनी रिक्वायरमेंट नहीं है। जैसे आपने देखा है कि वर्तमान में यूसीसी, यूनिफॉर्म सिविल कोड को लाने के लिए काफी मुद्दे चल रहे हैं, सरकार पूरा प्रयास कर रही है, केंद्र सरकार, कि यूसीसी आए, यूनिफॉर्म सिविल कोड। परंतु 21वां जो लॉ कमीशन था उसने इसके लिए मना किया था कि अभी उसकी जरूरत नहीं है, राइट। ये बात भी आपने याद रखनी है। और ये देखिए, ये भी आप अपने, जैसे अगर आप सजेशन देते हैं, जो मैंने मुद्दा पढ़ाया था आपको, पॉक्सो, और जिस तरफ से जो क्राइम ये बढ़ते जा रहे हैं, ठीक है, वो इसलिए बढ़ते जा रहे हैं क्योंकि कुछ चीजें छुपी हैं। जो चीज ज्यादा छुपी होती है, इंसान का नेचर है कि उसको ज्यादा वो खोजता है, ठीक है। तो इस तरह का आप इस्तेमाल कर सकते हैं, राइट। तो ये है मेरा एक तजुर्बे के आधार पर एक लेक्चर जो आपके समक्ष आया है, राइट। तो ये काफी सामाजिक मुद्दा है, तो इस तरह के प्रश्न आने के पूरे चांसेस रहते हैं, राइट। तो यहां से देखिए, ये हमारी वेबसाइट है, आप देख पा रहे होंगे। तो इस तरह से अलग अलग कोर्सेस हमने ऑफर किए हैं। आपने कुछ नहीं करना है, गोयला क्लासेस की वेबसाइट में जाना है और इस फॉर्म को फिल करना है और आपको जरूर रिवर्ट बैक आएगा। आपकी जो भी क्वेरीज हैं उसे सॉल्व किया जाएगा, राइट। तो यहीं से मैं ये सेशन एंड करने जा रहा हूँ। मुझे उम्मीद है सेशन पसंद आया होगा। जय हिंद।